आइए समझते हैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट को। टॉर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। आज हम इस तरीके से इस टॉपिक को समझाएंगे कि आप फिर कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो टॉर्क में एंटर करने से पहले एक बार हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या एनालॉजी है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके दो तरह के मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या करता है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रोटेशनल मोशन में क्या करता है, जैसे कि आपका कोई पंखा है, वो रोटेट करता है, अपनी जगह खड़ा खड़ा ही वो रोटेट करता है। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा सर्कुलर मोशन उसका होता है। यहां पर क्या होता है, जब पार्टिकल आगे चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम कई बार x डेल्टा x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, आपका जो पार्टिकल है ये जो इसके मान लीजिए इसके ऊपर ये पार्टिकल है, पंखुड़ी के ऊपर जो पार्टिकल है, ये अलग अलग किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए, ये पार्टिकल पकड़ लीजिए। मान लीजिए हमने इसका मोशन यहां शो किया है। अब ये पार्टिकल जब घूम रहा है तो ये यहां था पहले और घूम के फिर थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। तो ये जो ट्रेवल करता है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। विच इज थीटा। यहां डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, यहां क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा क्या है, एंगल टर्न्ड पर यूनिट टाइम, कितना एंगल रोटेट किया उस पार्टिकल ने पर यूनिट टाइम, उसको ओमेगा बोलते हैं। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं। यहां आपका होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अल्फा। यहां पर आपका होता है फोर्स, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। यहां पर आपका होता है मास, डिनोटेड बाय एम। यहां पर आपका फोर्स की जगह होता है टॉर्क, टॉर्क इज डिनोटेड बाय अ सिंबल टाउ। इस तरह का सिंबल होता है टॉर्क का, टाउ बोलते हैं इसको। मास की जगह यहां होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, यहां पर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। इस तरीके से ये सारी आपकी क्या है एनालॉजी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स उसको किसी ऑब्जेक्ट को चलाता है और यहां पर टॉर्क उसको घुमाता है। अब कोई चीज कितनी तेज घूमेगी ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, टॉर्क पे। तो टॉर्क जिन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा उससे डिसाइड होगा कि टॉर्क कितनी ज्यादा है और कितना ज्यादा आपका रोटेशनल मोशन होगा। आइए इसको एक बार डिस्कस करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। ये हमारा दरवाजा है जिसके रोटेशनल मोशन के आधार पर हम टॉर्क को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये तय करना होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन हम स्टडी कर रहे हैं वो किस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। हमारा दरवाज़ा इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो हमने एक्सिस तय कर ली। अब यदि इस दरवाजे को रोटेट करना है तो अगली चीज़ क्या चाहिएगी, अगली चीज़ चाहिएगी हमें इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहली एक्सिस तय हो गई, दूसरा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये देखना है कि उस फोर्स को लगाने में कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम टॉर्क की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या इसका रोटेशनल मोशन बढ़ा सकते हैं। देखते हैं एक बार। आप ये बताइए, मैंने 2 पॉइंट मार्क किए हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। एक एक्सिस के नज़दीक है, एक एक्सिस के दूर है। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट पर लगाऊं इस तरीके से, और उतना ही फोर्स यदि मैं बी पॉइंट पर लगाऊं 1 न्यूटन का, तो किस केस में रोटेशनल मोशन ज़्यादा होगा? हमारा फोर्स जितना एक्सिस से दूर होगा उतना आसान दरवाजे को घुमाना है। इससे हम क्या समझे कि जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब है जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस से जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा टॉर्क होगी। बात नंबर 1। अब सेकंड बात पर आते हैं। अगर मान लीजिए हमने तय कर लिया कि बी पॉइंट पे हमें फोर्स लगाना है और 1 न्यूटन का फोर्स लगाना है, नहीं, ये तय कर लिया कि बी पॉइंट पर लगाना है, तो एक केस में मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे केस में मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया। तो आप ये बताइए किस में ज़्यादा रोटेशन होगा? 2 न्यूटन वाले केस में ज़्यादा रोटेशन होगा। तो 2 बातें अभी तक आ गई हैं कि एक्सिस से जितनी दूरी पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टॉर्क बनेगी। अब तीसरी बात देखते हैं। अब मान लीजिए फोर्स हमें बी पर ही लगाना है, लेकिन फोर्स की ओरिएंटेशन हम डिफरेंट रखते हैं। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स थोड़ा सा टिल्ट कर पी पॉइंट पर लगाऊं, एक तो केस ये है। दूसरा केस मैं बी पॉइंट पर बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन का, तो किस में ज़्यादा रोटेशन होने की संभावना है? जो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस केस में ज़्यादा रोटेशन होने की संभावना है। तो आपका जो इस दरवाजे का रोटेशन हो रहा है वो मुख्यतः 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस, सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, थर्ड ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स। तो इन 3 बातों पर आपका रोटेशनल मोशन डिपेंड करेगा। बाकी थ्योरी के लिए चलते हैं वापस क्लासरूम में। आइए, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी अब एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमने बाहर दरवाजे में जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमने क्या क्या बातें निकाली। ये हमारा दरवाजा था, 2 पॉइंट थे ए और बी। आप जितनी दूर फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पर आपका फोर्स लग रहा है वो पॉइंट एक्सिस से जितनी दूर है, बी पॉइंट दूर है, तो ज्यादा टॉर्क उसका लगेगा। जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस पे भी आपकी टॉर्क डिपेंड करेगी। और तीसरी बात ओरिएंटेशन, कि आपका फोर्स ऐसे लग रहा है या परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर केस में ज्यादा टॉर्क बनती है। यहाँ ओरिएंटेशन डिपेंड्स लिखा है, कुछ डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं लिखा। इसको हम देखते हैं कि एग्जैक्ट इसकी किस चीज पे डिपेंडेंस होगी। आप मान लीजिए हमने फोर्स लगाना है पॉइंट बी पर, तो सबसे पहले हमें पता है कि टॉर्क डिपेंड करेगी एक्सिस से दूरी पर। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं उससे दूरी पर, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर पोजीशन वेक्टर से। ये दूरी है जो हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट की है। सेकंड, हमने फोर्स लगाना है एफ, और वो एक एंगल पर लगाएंगे ना कि परपेंडिकुलर पर, उसकी एग्जैक्ट डिपेंडेंस समझने के लिए। तो आप ये देखिए कि आर, पहली बात तो इस दरवाजे को आप इस बोर्ड के प्लेन के अंदर ही कंसीडर कीजिए। बोर्ड के अंदर प्लेन कंसीडर करोगे तो आप देखिए ये आपकी एक्सिस थी और इस एक्सिस से आर दूरी पर, ये एक्सिस से आर दूरी है, आर दूरी पर बी पॉइंट है। कहने का मतलब इस पॉइंट, इस पेन के टिप पे बी पॉइंट है, और बी पॉइंट पर मैंने एक ऐसे फोर्स लगाया है, ठीक है।
अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप वेक्टर्स लिखते हैं तो वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक वेक्टर को शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं दोबारा बताता हूं एक बार। ये आर वेक्टर था, आर के टिप पे मैंने फोर्स लगाई, इस फोर्स को मैं यहां लेके आया हूं पैरेलली शिफ्ट करके, बस इतना किया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो एंगल है आर और एफ के बीच में वो कितना है, थीटा है। यहां पर आप बनाओगे तो ये आर है और एफ अंदर की तरफ है। आपको अगर इस लेवल पे लाके अपनी आंख को देखोगे तो पीछे वाला एफ आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब इस प्लेन में है ये बात आपको क्लियर है। अगर इसी को मैं ऐसे बना लूं, इसी डायग्राम को मैं यदि ऐसे बना लूं, आर और फोर्स आपकी ऐसे और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो मैं वही शो कर रहा हूं। ये आपका आर है और ये आपका एफ है। अब एफ फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक अलोंग आर वेक्टर में हम सीखते हैं तो अलोंग आर जो होगा वो हो जाएगा एफ कोस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर। अब आप सोचिए कि ये दरवाजा है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। फोर्स हमने ऐसे लगाया था पर उसको हमने ब्रेक कर लिया, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। तो जो इस साइड वाला कंपोनेंट है अलोंग आर, आप खुद सोच के देखिए, जब दरवाजे को मैं, ये हमारा दरवाजा था ऐसे, ये दरवाजा है, इस दरवाजे को ऐसे खींचूं तो वो घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। दरवाजे को ऐसे खींचने से नहीं घूमेगा, वो ऐसे मूव फोर्स लगाने से घूमेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो आपका एफ साइन थीटा है, इस फोर्स का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, ये वाला कंपोनेंट काम नहीं आएगा। इसका मतलब टॉर्क डिपेंड्स ऑन एफ साइन थीटा। इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। फर्स्ट केस में हमने क्या लिखा था, फर्स्ट केस में लिखा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। अब आर एफ साइन थीटा दिखते ही मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की याद आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क आर क्रॉस एफ लिख दी जाए तो क्या कोई गलती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है आपका आर एफ इंटू साइन थीटा। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला बनता है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम कैसे देखते हैं, जैसे ये दो वेक्टर्स हमने लिए थे, ये आपका आर था और ये आपका अंदर वाला एफ था। अगर आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन देखनी है तो वो कैसी होगी, आर के ऊपर अपनी हथेली रखो, जो पहले वेक्टर लिखा है आर पहले लिखा है, हथेली रखो और एफ की तरफ घुमाओ राइट हैंड को यूज करते हुए। तो जो आपकी अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होती है। तो इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है, एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब ये हुआ टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो आपको एक्चुअल मूवमेंट का सेंस नहीं देती, बल्कि जिस एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है उसका सेंस प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क tells us the direction of axis around which motion is taking place। जिस एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है टॉर्क उस एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि आपका आर एक अंदर एफ था
उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने लिया तो वो एक्सिस के अलोंग आया। अब देखिए दरवाजे की एक्सिस मान लीजिए ये थी, दरवाजा इसके आगे था, आपने अंगूठे से क्या बताई एक्सिस, और जो आपका उंगलियों का मोशन है वो आपको एक्चुअल मोशन की सेंस देगा। जिस साइड आपकी उंगलियां घूमेंगी उस साइड आपका दरवाजा भी जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है R क्रॉस F से जो वेक्टर मिलेगा इट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अराउंड विच एक्चुअल मोशन इज टेकिंग प्लेस, और जो फिंगर हमारी कर्ल हो रही है उस एक्सिस के अराउंड वो हमें एक्चुअल मोशन का सेंस देंगी। तो ये हमने कंप्लीट टॉर्क के बारे में समझा। अब एक बात और समझ लेते हैं, टॉर्क को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो एक्सिस के अराउंड और एक किसी पॉइंट के अराउंड। तो जब भी हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए कि एक पॉइंट के अराउंड या एक एक्सिस के अराउंड आप टॉर्क लिखो तो हम कैसे करेंगे इस बात को देखते हैं। मीन्स टॉपिक आपका हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टॉर्क, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टॉर्क। अगर आपको एक एक्सिस के अराउंड लिखनी है या एक पॉइंट के अराउंड लिखनी है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है कोई, मान लीजिए ये आपकी कोई एक इर्रेगुलर बॉडी है, ये सेम बॉडी यहां भी है। इस केस में मुझे जो टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है वो इस एक्सिस के अराउंड लिखनी है और इस केस में इस पॉइंट O के अराउंड लिखनी है। तो जब मुझे एक्सिस के अराउंड लिखनी है तो सबसे पहली बात हमें जो करनी होती है वो करनी होती है आइडेंटिफाई एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क लिखनी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। यहां पर क्या करोगे, आइडेंटिफाई रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सिस आइडेंटिफाई कर ली। अब आप आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उस बॉडी में जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा उस पॉइंट को ढूंढो। मान लीजिए ये पॉइंट P मैंने ढूंढ लिया, यहां भी ढूंढ लिया, यहां पे पॉइंट यहां है, ये पॉइंट P आपका ये रहा, पॉइंट ढूंढ लिया। अब क्या करो, आप ड्रॉ करो, ड्रॉ अ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस और रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट P माने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट P था आपका जो हमने ढूंढा। हम क्या करेंगे, अब एक्सिस के केस में एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि एक्सिस से स्टार्ट होके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जितनी दूर एक्सिस से होगा उतना ही रोटेशन ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा। सिमिलरली इस केस में जब पॉइंट के अराउंड लिख रहे हैं तो उस जिस पॉइंट के अबाउट लिखना है वहां से एक पोजीशन वेक्टर R ड्रॉ करेंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉ फोर्स वेक्टर। पहला पॉइंट दोनों में अलग अलग है, मतलब आइडेंटिफाई एक में एक्सिस करनी होती है, एक में रेफरेंस पॉइंट करना होता है, बाकी सारे पॉइंट कॉमन है। उसके बाद हमें एक फोर्स वेक्टर ड्रॉ करना है जो P पॉइंट पर लग रहा है। आप मान लीजिए इस फिगर में मैं शो नहीं कर पा रहा हूं, आपका कोई ना कोई ऐसे वेक्टर होगा, मान लीजिए ऐसे ही लगाया हमने, जैसे हमने पिछले केस में लगाया था, उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो ऐसे लगाया है हमने, F ड्रॉ कर दिया। यहां पे ड्रॉ करने के लिए आप ऐसे बना लीजिए, वैसे ये इस प्लेन के अंदर ऐसे है। उसके बाद आप क्या करोगे, टेक क्रॉस प्रोडक्ट।
टोर्क का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है कई बार, पर जिस तरीके से पढ़ाया गया आपको, जब भी आपको टोर्क की इक्वेशन लिखनी आ जाए और आप इन पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से टोर्क के बारे में उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। तो टोर्क के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल।